आज हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स को की बॉडी जो है उन्हें मोर क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर होता है सॉल्ट्स और वाटर का। उसकी वजह यह है कि जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी जो नेट लॉस और गेन ऑफ वाटर को सर्वाइव नहीं कर सकती। मुसलसल पानी जिस्म के अंदर या सेल के अंदर दाखिल भी होता रहता है, निकलता भी रहता है, इसलिए इनको एक्टिवली उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है। साल्ट और वाटर के बैलेंस को बॉडी के अंदर बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनके लिए। इस काम के लिए दो अप्रोचेज़ हैं। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के बारे में। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हम कहते हैं ये एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनको एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको एक्टिवली एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होती है, जिनकी बॉडी की साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन बाहर वाले साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, जिस वजह से उनको एक्टिवली एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ती। इसके एग्जांपल्स में मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और हैग फिशेज आ जाती हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो है ऑस्मो रेगुलेटर्स का। ऑस्मो रेगुलेटर्स ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनको एक्टिवली एडजस्ट करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ऑस्मो रेगुलेटर्स को हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का सामना होता है। हाइपोटोनिक में फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना होता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा वाटर जिस्म से निकालना पड़ता है। हाइपरटोनिक में उन्हें जो है ना वो लॉस ऑफ वाटर का सामना होता है, पानी को कंजर्व करके एक्स्ट्रा साल्ट को जिस्म से निकालना होता है। इसका मतलब है ऑस्मो रेगुलेटर्स को एक्टिवली हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक मीडियम दोनों के अंदर बाकायदा से एडजस्टमेंट करना पड़ती है। इनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स में मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, रिप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, वो सारे इसी में आ जाते हैं। अब हम डिफरेंट और इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मरीन इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं। मरीन जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर पाए जाने वाले जो मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप जो है वो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स का है, जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, इसका मतलब है इनको ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करना पड़ती। दूसरा ग्रुप हैग फिशेस का है, जो इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक हो जाते हैं, इसका मतलब है इनको भी ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करना पड़ती, ये भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हो गए। तीसरे नंबर पे कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ये वो वाली मछलियाँ होती हैं इनको अमूमन कांटे वाली मछलियों से के नाम से जानते हैं, जिनमें पूरा पूरा का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। ये जो मछलियाँ होती हैं ये अपनी बॉडी के अंदर लोअर सॉल्ट कंटेंट को मेंटेन करती हैं। हाइपरटोनिक में इन्वायरमेंट में होने की वजह से बाहर साल्ट ज़्यादा होता है, जिस्म के अंदर साल्ट कम करना होता है। इसका मतलब है ये अपनी बॉडी से साल्ट को एक्सक्रीट करेंगी। इनके अंदर गिल्स प्रोवाइडेड होते हैं, किडनीज प्रोवाइडेड होती हैं और साल्ट सेक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, वो होते हैं जिन वजह से इन तीनों जरिए से, गिल्स के ज़रिए से, किडनीज के ज़रिए से और रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए से ये अपनी बॉडी से साल्ट एक्सक्रीट करते रहते हैं। और ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है, मैंने पहले बताया कि हाइपरटोनिक मीडियम की वजह से दे हैव टू एक्सक्रीट साल्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि इनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जिस्म से उनको एक्सक्रीट करना पड़ता है। चौथा ग्रुप जो है वो कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो यूरिया रिटेन करती हैं। ये वो वाली मछलियाँ होती हैं जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद अपने जिस्म के साल्ट कंटेंट को बढ़ाकर इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होना चाहती हैं ताकि उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन ना करना पड़े। तो इस काम के लिए दे रिटेन यूरिया, वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया रिटेन कर लेते हैं। लेकिन यूरिया जो है ये टॉक्सिक इफेक्ट्स काज करता है। इन टॉक्सिक इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर एक और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड जो है वो भी कंजर्व कर लेते हैं, जो कि यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिस वजह से यूरिया को बॉडी में रिटेन किया जा सकता है। और अब ये ज़्यादा बॉडी में साल्ट यूरिया को रिटेन करके आइसोटोनिक होके इन्हें फिर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करना पड़ती। अगले नंबर पे जो है 5वें नंबर पे बोनी फिशेज हैं। बोनी फिशेज को प्रॉब्लम ये है कि इनके एंसेस्टर्स हायर प्लांट्स के हैं। अब ये मरीन इन्वायरमेंट के अंदर आ गई हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर आ गई हैं। हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर इनको फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना था, जिसम से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना था। लेकिन हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर इनको पानी के लूज होने का खतरा है, डिहाइड्रेशन का खतरा है। इसके लिए इनके अंदर अडेप्टेशन भी हुई है कि बहुत सारा पानी पी लेती हैं। लेकिन आप कहेंगे वो भी मेरीन वाटर होता है, वो भी नमकीन पानी होता है, साल्टी वाटर होता है। बहुत सारा पानी पी के वो बहुत सारा उसमें से वाटर जो होता है वो तो रिटेन कर लेती हैं, लेकिन जो साल्ट होते हैं वो वेरी वेरी जो कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर विद मिनिमम वाटर एंड मैक्सिमम साल्ट बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। इस तरह करके वो अपनी पानी के लॉस को कॉम्पनसेट करने के काबिल हो जाते हैं।
दूसरा जो इन्वायरमेंट हमने आज स्टडी करना है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है। फ्रेश वाटर के अंदर हम जानते हैं कि हाइपोटोनिक मीडियम होता है और हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना होता है। बहुत सारा पानी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर आ रहा होता है, उस एक्स्ट्रा पानी को जिस्म से निकालना है ताकि जो इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर क्या नाम है इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा डाइल्यूट ना हो जाए और मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा अफेक्ट ना पड़ जाए। इस काम के लिए जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना वगैरह हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनाए हुए हैं, ऑर्गेनेलिज बनाए हुए हैं जो मुसलसल जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा दाखिल होने वाले पानी को भर भर के बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे फिशेज़ हैं वो अपनी बॉडी से जब उन्होंने पानी को एक्स्ट्रा पानी को निकालना होता है तो दे एक्सक्रीट वेरी वेरी डाइल्यूटेड यूरिन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन खारिज करते हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, साल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन स्टिल बॉडी से बहुत सारे साल्ट लूज हो जाते हैं। तो उन साल्ट्स को कंपनसेट करने के लिए फिर वो ऐसा फूड खाते हैं जिसमें साल्ट कंटेंट होता है, साल्ट मौजूद होते हैं। और नंबर टू वो अपनी स्किन के ज़रिए, अपने गिल्स के ज़रिए वो पानी जो एक्टिवली साल्ट्स को अपटेक भी करते हैं जिससे लॉस ऑफ साल्ट्स को कंपनसेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो तीसरा मीडियम हमें पढ़ना है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स को सबसे बड़े जो प्रॉब्लम का सामना होता है वो हाई टेम्परेचर का होता है और हाई टेम्परेचर को कॉम्पनसेट करने के लिए दे हैव टू लूज वाटर, इवापोरेटेड वाटर लॉस होता है, पानी ज़ाया होता है जिस वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा उनके सर पे मौजूद रहता है। लैंड वाले इन्वायरमेंट में जो बड़े दो मेजर ग्रुप्स हैं जो बहुत कामयाब हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं। जो आर्थ्रोपोड्स हैं और वर्टिब्रेट्स दोनों के अंदर ऐसी अडेप्टेशन हो गई है कि वो इस हाई टेम्परेचर को आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं, पानी कंजर्वेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है कि जो जिस्म से एक्स्ट्रा वाटर को ज़ाया होने से रोक देती है। जब अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो उनके ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। जब हम मैमल्स की वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो उनके ऊपर थिक मल्टी लेयर्ड डेड कैराटिनाइज्ड स्किन होती है। वो इतनी उसमें कैरेटिन डिपॉजिट होता है, वो वाटर लॉस नहीं होने देती, पानी को कंजर्व कर लेती है। इसके अलावा हम कहते हैं बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट जो है वो वो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाता है। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाने से मेटाबॉलिक वाटर जनरेट होता है, वही यूज़ कर लेते हैं, उसको बाहर से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो लंबे अरसे तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है। फिर अगर हम मैमल्स की बात करेंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, स्पेशली अगर मैमल की बात करेंगे तो हमारी जो किडनीज हैं वो 99.5% पानी को कंजर्व करने की एबिलिटी रखती हैं। वो मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, हर एनिमल के अंदर एक एबिलिटी है टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी को हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। The ability of an animal to tolerate dehydration is known as anhydrobiosis. डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इसकी एबिलिटी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अभी हमने कैंगरू रैट के बारे में पढ़ा कि जो बहुत अरसा तक बगैर पानी पिए जो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खा के जिंदा रहता है। इसके अलावा एक जो इसमें एग्जांपल हम कोट करते हैं वो एग्जांपल हम कोट करते हैं टार्डीग्रेड की। जो टार्डीग्रेड है ये एक इनवर्टिब्रेट है, तकरीबन 1 मिलीमीटर इसका साइज होता है और ये इनवर्टिब्रेट जो है इसकी बॉडी में नॉर्मली 85% तक वाटर होता है, लेकिन ये पानी को लूज़ करते इतना पानी लूज़ कर देता है कि हत्ता कि इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ 2% वाटर रह जाता है, सिर्फ 2% पानी रह जाता है। और उस 2% वाटर के साथ ये जस्ट लाइक ए डस्ट पार्टिकल, बिल्कुल एक डस्ट के पार्टिकल की तरह ये तब भी जिंदा रहता है, तब भी ये सर्वाइव करता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर एनहाइड्रोबायोसिस की एबिलिटी होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 2 मेजर ग्रुप्स पढ़े, ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स। और फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया, मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, फ्रेश वाटर में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।